हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आप लोग अक्सर मुझे कहते हैं, ताकीद करते हैं कि अमरीश मिश्रा जी से जरूर जल्दी जल्दी मुलाकातें किया करें। मेरी पूरी कोशिश रहती है। और वो चूंकि अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं और उनके 2 यूट्यूब चैनल बंद हो चुके हैं। अब अमरीश मिश्रा स्पीक्स टू, उस पर आप जा सकते हैं उनकी वीडियोस के लिए और सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उनकी वीडियोस। और हम इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप उनके चैनल पर जरूर जाएं। उनकी ज्यादा वीडियो आप उस पर देख सकते हैं। हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम हफ्ते में 1 बार 2 बार अगर हो जाए तो बात हो सके। तो आज उन्होंने हमें एक बार फिर मौका दिया बात करने का। उनसे बात करने के लिए 2-3 चीजें बहुत ही अहम हैं। एक तो ये कि ट्रंप, जिनके बारे में ये इमेज बनाई गई थी कि वो अमन चाहते हैं, जंगें खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने अब गाजा को साफ करने के लिए एक तरह से अपनी मंशा जाहिर कर दी है। और वही बात जो बाइडन और नेतन्याहू जो जंग के शुरू में कह रहे थे, वो बात ट्रंप ने भी कह दी। बल्कि उन्होंने तो सोल्यूशन भी बता दिया कि मिस्र और जॉर्डन को चाहिए कि इन फिलिस्तीनियों को अपने यहां बसा लें। क्या है इस सब का मतलब, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नेतन्याहू अगले कुछ दिन में जाने वाले हैं वाशिंगटन में, व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात होगी। और स्मोट्रिच और बेन गविर उनके इस प्लान से बहुत ज्यादा खुश हैं। क्या ये सब हो पाएगा ऐसे वक्त में, जबकि साउथ से नॉर्थ गाजा की तरफ जाने वालों की जो तादाद एक जीत के एहसास के साथ वो, और लेबनान में साउथ लेबनान की तरफ अपनी हुकूमत की मर्जी के खिलाफ, जिसने अमेरिका के दबाव में आकर के 18 फरवरी की बात कबूल कर ली थी, उसके बरखिलाफ लोग अपने अपने घरों को पहुंचे और दर्जनों गांव खाली करा लिए इजरायली फौजियों से। इस सब को देखते हुए क्या कुछ आने वाले वक्त में क्या कुछ हो सकता है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। अमरीश मिश्रा जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये ट्रंप के पिटारे में क्या कुछ है। ये तो ऐसा लग रहा था कि नोबेल पीस प्राइज लेने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो गाजा को बिल्कुल साफ करने वाले उसी प्लान पे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जिस पे जो बाइडेन काम कर रहे थे। हथियार भी देने की बात कर ली, 2000 पाउंड वाले बम भी देने के लिए रास्ता क्लियर कर दिया। क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? नहीं, देखिए, अभी जो है ना, मैं आपको बताऊं, ट्रंप ने जो कहा है, दिस इज मोर ऑफ अ टेस्ट बबल। उन्होंने एक टेस्ट बबल छोड़ा है। अब ट्रंप की सिचुएशन आप देखिए कि वहां पर वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। अमेरिका जो सबसे ज्यादा इस समय जो इजराइल और अमेरिका की ग्लोबल हेजिमनी है, उसमें वो एक अव्वल, मतलब इस आप ब्रॉडली कह लीजिए, जो दुनिया की जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसको कॉरपोरेट इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल कंट्रोल करता है और इंपीरियलिज्म उसको कंट्रोल करता है। ये जो सबसे, तो उसका वो बॉस है, मतलब अमेरिका बॉस है। अब उसका प्रेसिडेंट, और उसके प्रेसिडेंट को तो कायदे से सीज फायर भी नहीं कराना चाहिए था। अगर बाइडेन होता, सीज फायर भी नहीं होता। ये बहुत सारी चीजें जो अभी हो रही हैं, और जिस तरीके से रिएक्शंस आ रहे हैं, एक दिन में सीज फायर हो गया, ये सारी चीजें नहीं हो पाती। और हमास ने भी इस पे कमेंट किया है। बल्कि एक बार जब गाजा से पूछा गया, मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में आपके बताया कि गाजा पे जब ट्रंप से पूछा गया 20 जनवरी को, जिस दिन शपथ ली थी, तो उसने यही कहा था। उसने इजराइल का नाम भी नहीं लिया। उसने कहा गाजा की समस्या है, डिमोलिशन वहां पर बहुत जबरदस्त हुआ है, बड़ी खूबसूरत जगह है, उसको डेवलप करना होगा, ये करना होगा, इस तरह की बातें उसने कही। अब ये जो देखिए बात है जो उसने कहा है जॉर्डन से, ये कोई नई बात नहीं है। आपको ताज्जुब होगा ये जान के कि स्मोत्रिच और बेन गिविर बड़ा ही मतलब भले ही उछल रहे हों, इजरायली जो प्रेस है उसमें इसको लेके कोई गंभीरता नहीं। एक तो उन्होंने गंभीर तरीके से लेने से ही मना कर दिया है इस बयान को। उन्होंने कहा है कि ये गंभीर बयान नहीं। दूसरी बात जो और चौंका देने वाली है वो ये है कि इजिप्ट, मतलब इजराइल ने इजिप्ट को, क्योंकि देखिए गाजा स्ट्रिप इजिप्ट का हिस्सा था जो 1967 में इजराइल ने लिया था, और
वेस्ट बैंक जॉर्डन का हिस्सा था जो 1967 में इजराइल ने लिया था, वो जो अरब इजराइल वॉर हुई थी उसके ये फॉलोआउट्स हैं। अब इजरायली जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इजराइल ने कम से कम 200 बार इजिप्ट से ऑलरेडी कह चुका है कि तुम पैलेस्टाइन ये गाजा स्ट्रिप ले लो, 200 बार। जॉर्डन से ऑलरेडी ये सब बातें हो चुकी हैं और उन लोगों ने रिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर हम इस रास्ते पे चले तो अरब मुल्कों से हम अलग थलग पड़ जाएंगे, कोई भी हमारा साथ नहीं देगा और अपनी जनता से हम अलग थलग पड़ जाएंगे। क्योंकि जो पूरी एक सिचुएशन है, देखिए जो अखबार में आ रहा है कि जॉर्डन में फिलिस्तीनी जाएंगे तो वहां पर जो वहां का राजा है उसका तख्ता पलट हो जाएगा, वो सब एक अलग बात है। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनको दे फियर आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन इन दी अरब वर्ल्ड। ये अच्छा, अब नेतन्याहू का दबाव, उसके बाद गाजा में जो सीज फायर हुआ उसमें हमास की विक्ट्री, हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था कैसे हमास का पूरा हम तो ये समझ सकते हैं एक बात की हमास की जो फाइटिंग फोर्स है वो इंटैक्ट रही, लेकिन हमास ने एक पावर वैक्यूम नहीं पैदा होने दिया सीज फायर के बाद। ये कैसे हम एक्सेप्ट, मतलब इसको एक्सेप्ट करने के लिए फिर आपको बहुत सारी और चीजें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी हमास की, कि उसने इतनी जल्दी एक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर दिया, इतने लोग मारे गए, फिर भी म्युनिसिपल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात है जो बार बार इजरायली कह रहे हैं कि हमास तो बिल्कुल जैसे तैयार बैठा था और उसने तुरंत का तुरंत एक पूरा स्ट्रक्चर लाके खड़ा कर दिया, और इस तरह का खड़ा कर दिया जिसमें ना पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की कोई दखल हो सकती है ना किसी की, और सारे बाकी जो रेजिस्टेंस फैक्शंस है उनका सबका रिप्रेजेंटेशन है, और बड़े मैच्योर तरीके से इस काम को किया गया है। अब इजराइल ये कह रहा था कि अगर यही होना था, उसको सबसे बड़ी तकलीफ हमास के लौटने की है कि हमास की सरकार लौटे, हमास की सरकार ही को लौटाना था, उसी तरीके से बैठाना हुआ। तो मतलब पिछले 15 महीने में जो लोग मारे गए, चाहे गाजा के हों चाहे इजराइल के, इतने सारे लोग मारे गए हैं, 15,000 से ऊपर लोग घायल हैं, पता नहीं कितने विकलांग हो गए हैं, असली फिगर क्या है मारे जाने वालों की वो भी क्लियर नहीं है अभी तक। तो इस पूरी सिचुएशन में ये कोई बहुत गंभीर बात है नहीं जो ये ट्रंप ने कहा, ये खाना पूर्ति कि भाई ठीक है हमने कह दिया, उससे अब इजिप्ट से हम कह देंगे, उसको लेके ट्रंप ना कुछ करने जा रहा है, सबको पता है, और ना ही कुछ इस तरह। हाँ, स्मोतरिच का एक एजेंडा है वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का, और इजराइल के भी एक, जब हम कहते हैं इजराइल का एजेंडा तो आप ये समझिए कि इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमेशा इंट्रूड करने की कोशिश की, ज्यादा जमीन कब्जा करने की कोशिश की, ये एक लंबे समय से चल रहा है। लेकिन जो नेतन्याहू अभी जो लेटेस्ट सरकार बनी 2022 के बाद, जिसमें नेतन्याहू और तमाम राइट विंग फोर्सेस थी, इसमें ये बात तेज हुई, क्योंकि देखिए स्मोतरिच की जो पार्टी है बेसिकली उसका जो मास बेस है वो सेटलर्स है, वहां पर जो वेस्ट बैंक के सेटलर्स, तो वो तो उनके प्रति अकाउंटेबल है, वो तो उन्हीं के हक की और उनके इंटरेस्ट की बात करेगा। और ये भी आपको बता दें कि वहां 29 लाख फिलिस्तीनी हैं वेस्ट बैंक में, और करीब 4 लाख वहां पर जूस भी हैं जो कि सेटलर्स है, लेकिन उनमें से काफी हद तक इलीगल है, जिनके खिलाफ बाइडेन ने भी सैंक्शंस लगाए थे, लेकिन ट्रंप ने उन सैंक्शंस को आके हटा दिया है। लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए ट्रंप ने आके हटा दिया, वो सैंक्शन जो थे उनका कोई अर्थ नहीं था। मैं आपको बता रहा हूं कि वो जो जिन पे लगे थे सैंक्शन 16-17 सेटलर्स पे, उन सैंक्शन से का जो पूरा एक उसको सर्कमवेंट करने का रास्ता इजराइल खुद देता था। ये जो सारे सेटलर्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 3-4 लाख, इसमें से कम 1.5 से 2 लाख सेटलर्स आर्म्ड है, और आर्म्ड भी कैसे, M16 राइफल से, जो इंडियन गवर्नमेंट के पास भी नहीं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट की जो फौजी है वो भी उनके पास भी नहीं। तो इनके ये देखिए एक पूरी, और अभी वेस्ट बैंक में एक जबरदस्त अभियान भी चल रहा है वेस्ट बैंक को हड़पने का, और वेस्ट बैंक को हड़पने का तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसको ज्यादा रेजिस्टेंस को कमजोर करने का पूरा उनको गाजा के बाद अब ये लग गया है कि वेस्ट बैंक में अगर हमने बड़ी उपलब्धि नहीं दिखाई, हिजबुल्लाह ये लेबनान फ्रंट में हम फंसे हुए हैं 18 फरवरी एक्सटेंड हो गया है वो, और फिर देखिए जो सीरिया है और तमाम और देश हैं, ईरान को लेके जो घेरेबंदी नेतन्याहू करना चाह रहा था उसको ट्रंप ने मना कर दिया एक तरह से। उसने कहा है कि
ये अभी हमको इंतजार करना चाहिए कि ईरान का क्या जेस्चर है, ईरान कुछ डील करना चाहता है कि नहीं। अब वो न्यूक्लियर डील ट्रंप ने ही उसको खारिज किया था जो 2015 में ओबामा के समय हुई थी, लेकिन ट्रंप अब कह रहा है कि हमको देखना चाहिए कि ईरान कोई ना कोई डील ईरान से हो सकती है कि नहीं, होती है तो अच्छा है, नहीं होती तो अच्छा है। अब इस तरीके की बातें हो रही। तो ऐसे माहौल में देखिए इस समय बड़ा क्रिटिकल जंक्चर है। इस समय लड़ाई मेन फ्रंट जो गाजा का है उसमें रुकी हुई है। वेस्ट बैंक में बदस्तूर जारी है। वेस्ट बैंक में कल ही करीब 22 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं, कुछ के मारे जाने की भी खबर है। और एक्सप्लोजिव जो लोकली मेड एक्सप्लोजिव्स हैं उसको पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस इफेक्टिवली यूज कर रहा है। और जिसमें इजराइल का ये कहना है कि उसमें ईरानियन जो म्यूनिशंस हैं, जो पूरे अंदर का माल है बमों के अंदर का, वो ईरान से आया है, लेकिन असेंबल यहाँ पर हुआ है। तो ये जो देखिए सारी बातें, तो आपके सबसे पहले प्रश्न का जवाब कि ट्रंप को इस मामले में कोई इसके पीछे कोई बैकअप प्लान है, कोई एक्शन प्लान है, ऐसा नहीं है। कोई एक्शन प्लान नहीं है। ये एक टेस्ट बबल है, हवा में ऐसे ही फेंका गया है देखने के लिए कि क्या इसका रिएक्शन होता है। सारे देशों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। जॉर्डन ने कर दिया, इजिप्ट ने कर दिया, सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया, अरब लीग तक ने कह दिया, सब ने इसको एक तरफा रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए, तो ट्रंप ने नेतन्याहू को इतना ये सीज फायर के लिए राजी किया था, उसमें उसके पक्ष में एक बात बोल दी और जिस बात का कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं। तो देखिए ट्रंप वाली बात तो यहाँ तक, ट्रंप वाली बात आपने कहा यहाँ तक है, इसमें ये टेस्ट बबल है और इसमें कोई सीरियस वो कुछ करने वाले नहीं है। तो एक सवाल इस बात के दौरान में जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं आपसे जरूर मालूम करूं, वो ये कि 15 महीने से ज्यादा लंबी जंग, इसके दौरान ये अल-कस्साम ब्रिगेड के लोग, हमास के लोग इतने मजबूती से उठे हैं जंगबंदी के बाद, कैदियों की अदला बदली के मौके पर। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि इनके पास खाने पीने की कमी है, इनके पास कोई मजबूरी जैसी हालत है। तमाम पाबंदियों के बावजूद उनके पास हथियार, एक इजरायली मीडिया ने तो ये कहा कि ये वाले हथियार, ये हथियार इनके पास कहां से आ गए, वो खास किस्म की उनके पास राइफल हैं, शायद वो भी इजरायली मेड हैं, कहां की हैं नहीं मालूम। तो ये, और जिस तरह से आप ईरानियन म्यूनिशन की बात कर रहे हैं, ये आखिर ये जो सुरंगें हैं, क्या इतना बड़ा खजाना है कि इतनी लंबी जंग, इस जंग के साथ साथ इन कैदियों को जब छोड़ा जा रहा है, ये हंसते मुस्कुराती अच्छी सेहत की खवातीन, औरतें गई हैं जिनकी माओ ने कहा कि हम तो इतनी अच्छी सेहत के साथ उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। यानी अच्छे हालात में उन्हें खाना पीना, अंडरग्राउंड पानी की सप्लाई, सीवरेज सिस्टम, क्या क्या चीजें आप सोच करके देखें कि इंसानों की जरूरतें क्या क्या होती हैं, वो सारी, वो कैसा बड़ा खजाना है, क्या कुछ है। थोड़ा सा उन सुरंगों के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि वो बहुत ही एक बड़ा, एक तरह से बहुत बड़ा सवाल है लोगों के सामने। देखिए सुरंगे जो हैं वो एक, इट्स अ वर्क ऑफ जीनियस, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें ये उनपे काम देखिए, ये जब मुगनिया जिंदा थे 2008 में जिनका असैसिनेशन हुआ, मुगनिया और कासिम सुलेमानी, ये दो लोग थे जिनका ये आइडिया था। और इसमें ऑब्वियसली यहिया सिनवार और जो इस्माइल हानिये और तमाम लोग इसमें शामिल थे इस पूरी प्लानिंग में। अब ये देखिए 2000, मतलब टनल्स पहले रही, एक सबसे पहले टनल्स आपको ताज्जुब होगा इजराइल ने बनाई गाजा में। ये जब पहले ये 1980s में 1990s में सबसे पहले टनल इजराइल ने बनाई, फिर उनको अबंडन कर दिया, उनको छोड़ दिया। उसके बाद देखिए 2006 के बाद, क्योंकि 2006 के पहले जो ज्यादातर लड़ाइयां होती थी वेस्ट बैंक में होती थी, वहां टनल्स नहीं है, वो एक अलग तरह की टोपोग्राफी है और वहां पर अलग तरह के संघर्ष होते थे। दोनों इंतिफादा हुए वहां ज्यादातर। अब गाजा में एक मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो तैयारी हुई है, ये 2008-2009 से शुरू हो गई थी। मुगनिया का 2008 में असैसिनेशन होता है और उसके पहले ही ये वो आइडिया डिस्कस कर चुके थे हमास के लीडर्स के साथ। और उसके बाद देखिए, दर्शकों को बताते, मुगनिया हिजबुल्लाह के बहुत बड़े लीडर थे वो, और वो उनका बड़ा ब्रदरली ये रिलेशनशिप था हमास के लीडर्स के साथ। तो अब उसके बाद 2011 में यहिया सिनवार छूटे, जो शालित डील हुई थी उसमें 2011 में यहिया सिनवार छूटे हैं, और जो करीब 1990 से जेल में थे। तो
उसके बाद एक मोमेंटम पकड़ा। अब यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ की टीम, कासिम सुलेमानी का वो पूरा आइडिया, उसमें इन लोगों ने जो, अच्छा, गाजा से इजराइल विड्रॉ कर चुका था, हमास ने महमूद अब्बास को भगा दिया था, तो एक ऐसी सिचुएशन थी कि जिसमें फील्ड खाली थी। और ये प्लान इंप्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह के लिए भी वहां पर भी टनल्स हैं साउथ लेबनान में, लेकिन जो कासिम सुलेमानी ने जो देखा अर्बन स्ट्रक्चर, कि ये जो अर्बन मेज है, इस अर्बन मेज ये ऐसे ही बहुत ज्यादा डेंस है, क्योंकि आप देखिए तो जो कस्बे हैं मिडिल ईस्ट के, वो बहुत डेंस होते हैं। जैसे इंडिया के आप किसी भी शहर के चौक में चले जाइए तो वो बहुत एक वहां जो कंजेशन है बहुत होता है। अब उन्होंने कहा कि अगर हम ये जो कंजेस्टेड एरियाज है, इनके अंदर एक हम नेटवर्क बनाते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसमें इजरायली फोर्सेस अभी तक देखिए वो लोग ज्यादा से ज्यादा, हालांकि वो भी ठीक से ट्रेंड नहीं है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए वो थोड़ा बहुत ट्रेंड है। टनल वॉरफेयर के लिए वो तैयार नहीं है। और टनल वॉरफेयर ने देखिए एक दूसरी सेटिंग में, वियतनाम वॉर में भी टनल वॉरफेयर का बड़ा महत्व था, क्योंकि टनल वॉरफेयर में क्या होता है मामला, कि आप 3-4 सोल्जर्स ये दिखा सकते हैं कि आप कई जगह से, मतलब 3-4 लोग अगर हैं टनल के अंदर, तो जो बाहरी फोर्स है उसको ये आप दिखा सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 100-200 लोग हैं, क्योंकि अलग अलग जगह से टनल से वो लोग वहां से जो उसकी ओपनिंग बनाते हैं, और एक आदमी यहाँ फायर करता है, भाग के दूसरी जगह जाता है। इस तरीके की पूरी एक सिचुएशन वहां पर, एक खास तरह की फाइटिंग, एक खास तरह की ट्रेनिंग टनल वॉरफेयर में होती। क्या आप सोचिए, ये टनल है, अब हमारे पास 10 फाइटर्स हैं, तो वो अलग अलग जगह पे दूर दूर से फायर करेंगे, फिर लौट के आएंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो ये जो एक रैपिड फायर है, ये टनल से हो सकता है, क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ता, तो आप ये समझेंगे बहुत सारे लोग हैं। इसी चक्कर में देखिए जो इजराइल के बहुत लोग मारे गए, बहुत सारी ब्रिगेड्स वापस ले ली गई। मतलब जो अभी जो हैंडओवर हुआ 26 जनवरी को, जो 4 महिला कैदियों का, 4 महिला सैनिक कैदियों का, आपने वो बैनर देखा होगा। बैनर में देखिए क्या है, 2 चीजें थी। एक चीज जो लोग मिस कर गए, एक तो बैनर में था कि ज़ायनिज्म विल नॉट विन, पैलेस्टीनियंस आर दे विल विन, और वो सब पॉलिटिकल स्लोगन्स थे। बैनर के नीचे क्या था, बैनर के नीचे एक तो नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल और वो सब लगा था, और 4 जो आईडीएफ की मेन ब्रिगेड्स हैं उनके लोगो लगे थे। अब आप बताइए, वो जो स्टेज है उसके नीचे 4 आईडीएफ की ब्रिगेड्स के लोगो लगाने का क्या मतलब? तो लोगो लगाने का ये मतलब था कि ये 4 ब्रिगेड जो कि इजराइल की शान कही जाती थी, और ये मतलब ब्रिगेड्स भी नहीं बल्कि 4 डिवीजन, उसको क्लियर कर दूं मैं, डिवीजन सबसे बड़ा यूनिट होता है, 20-30 हजार, मतलब इजराइल की छोटी आर्मी है। अब हिटलर के समय तो डिवीजन लाखों के थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, और जो बड़े देश होते हैं उनके ऐसे होते हैं, लेकिन इजराइल की सेना छोटी है, तो हालांकि कन्वेंशनल आर्मी। तो वहां पर देखिए जो 4 डिवीजन, यानी करीब 1 लाख सोल्जर्स को वहां पर इन्होंने ये दिखाया था, ये 4 डिवीजन को हमने धूल में मिला दिया। उसमें वैल्केनो थी, उसमें फैल्कन थी, उसमें ये सारी जितनी इनकी डिवीजन थी। एक डिवीजन में कई ब्रिगेड्स होती है, और एक ब्रिगेड में कई बटालियंस होती है। इस तरीके का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है। जो पहले रेजिमेंट्स वगैरह, या जैसे भारत में रेजिमेंट्स, वो रेजिमेंट्स वाला है, वो वहां नहीं है, वहां पर एक अलग स्ट्रक्चर है। तो अब आप समझ लीजिए करीब 30,000 लोग एक डिवीजन में हो गए, और करीब एक जो ब्रिगेड होती है उसमें 5 से 7 हजार लोग हो गए। तो एक बटालियन में कम से कम एक डिवीजन में 4 से 5 आपकी ब्रिगेड्स हो गए, और हर ब्रिगेड में कम से कम 5 से 6 बटालियन हो गए, और बटालियन में 500 से 700 लोग रहते हैं। तो कुल मिला के 1 लाख इजरायली सोल्जर्स को इन लोगों ने इस तरह से ह्यूमिलेट किया उसी दिन 26 जनवरी को। और फिर उसकी हिस्ट्री में आप जाइए तो जो एक डिवीजन थी वो जून में विड्रॉ हो गई, दूसरी डिवीजन थी वो खान यूनिट में लड़ी तो वो जुलाई में विड्रॉ हो गई, तीसरी डिवीजन यहाँ विड्रॉ हो गई, चौथी डिवीजन वो हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने 2 और ऐड किए उनके लोगो, शिन बेत के, और उसके साथ साथ यूनिट 8200 के। मोसाद का नहीं किया। शिन बेत बुरी तरह से हारी, क्योंकि कल खबर आई फिर कि 2 इजरायली सोल्जर्स इस बार पकड़े गए हैं
ईरान के लिए स्पाई करते हुए। इसके पहले जो 30 लोग पकड़े गए थे वो कम से कम सिविलियंस थे। यहाँ 2 सोल्जर्स, बाकायदा रिजर्व सोल्जर्स जो हैं वो पकड़े गए। तो शिनबेत का फेलियर और जो यूनिट 8200 है, जिसने लेबनान में पेजर बॉम्ब्स पूरा ऑर्गेनाइज किए और जिसने लेबनान में सारी चीजें वो सारी की, 8200 के साइट को हैक करके हमास ने बेथनून की लड़ाई में, जो अभी बेथनून की लड़ाई जिसकी वजह से सीज फायर हुआ, जिसमें 10 दिनों में 55 इजरायली सोल्जर्स मार दिए गए, 1.5 महीने में 150 मार दिए गए, वो जो पूरा एक सिचुएशन थी। तो क्या किया हमास ने, आपने सुना होगा मेरे ख्याल से 7 या 8 जनवरी का वो वाकया है, जब एक ऐसी रोड जो कि सेफ रोड थी उसमें ये लोग चले गए। उसमें कफर ये नहाल ब्रिगेड के लोग थे, उसमें ये जो आपकी जिवाटी ब्रिगेड है उसके लोग थे, उसके साथ साथ गुलानी के भी लोग थे, और वो पूरा जो है वहां पर ब्लास्ट हुआ जिसमें 7 इजरायली सैनिक मारे गए, 31 घायल हुए। अब आप सोचिए 31 घायल, और फिर हमास के फाइटर्स ने वहां पर उतर के मारा। वो कैसे हुआ? वो इन्होंने 8200 की साइट हैक कर ली थी और उस साइट में रॉन्ग इंफॉर्मेशन डाल दी, और वो इंफॉर्मेशन 8200 ने आईडीएफ ट्रूप्स को कम्युनिकेट कर दी, और वो एक ट्रैप हमास ने, अब देखिए अब कितना इलेबोरेट है ये पूरा ट्रैप, एक हमास ने इस तरीके का एक बनाया। और मैं फिर से कहूंगा कि भारत के बुद्धिजीवी जो हैं तमाम, मैं भी कल एक इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के एक सेमिनार में था, बहुत अच्छा सेमिनार था, सब कुछ वहां अच्छा था, लेकिन देखिए ये जो पहलू है इन पे कोई बात नहीं कर रहा है। मुझे सबसे बड़ी ये बहुत ही जी मैं माफ कीजिएगा, मैंने आपको बीच में रोका। देखिए 7 अक्टूबर का जो हमला था, ऑपरेशन अल अक्सा, उसकी कुछ डिटेल्स जब सामने आई कुछ ही दिन के बाद, तो इस हद तक भी था कि ये जो लड़के गए थे इजराइल के अंदर, उन्होंने उनके इजराइल के खुफिया एजेंसियों के जो कंप्यूटर का सर्वर होता है, यानी जहां सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है, वो सर्वर उठा करके लेकर के चले गए। यानी सर्वर में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, जिसके बाद ईरान की तरफ से यह बात आई थी कि उनके पास एक लिस्ट 30-35 मुल्कों में मोसाद के एजेंट कौन कौन हैं, नामों के साथ डिटेल उनके पास पहुंच गई थी। ईरान में कौन कौन एजेंट है मोसाद के, उनके पास पहुंच गई थी। यानी इससे यह बात बहुत साफ है कि ये अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग नहीं है, ये मजबूती से पढ़े लिखे लोग हैं। और फिलिस्तीनियों के बारे में इस पूरे इलाके में ये बात कही जाती है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार फिलिस्तीनी हैं, इन तमाम मुसीबतों के बावजूद। अब मैं चलना चाहता हूं उस तरफ जहां साउथ से नॉर्थ गाजा की तरफ लोग जिस तरह से गए, तमाम रुकावटें खड़ी करने के बावजूद, जिस तरह से नॉर्थ लेबनान से साउथ लेबनान की तरफ, बॉर्डर की तरफ बढ़े अपनी सरकार, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के मर्जी के खिलाफ, और उसमें तकरीबन 24 लोग मारे भी गए 2 दिनों में। इन दोनों वाकयात को जो वापसी है जोश के साथ, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? वो बहुत ही अहम इंसिडेंट है इस जंग के नतीजे के तौर पर। ये देखिए 2 साइमल्टेनियस मूवमेंट्स हुए, और ये देखिए, अच्छा वो जो मैंने आपको शायद पिछली बार बात हुई थी उस पे, इजराइल असल में 26 जनवरी को जो 4 महिला सैनिक कैदी छोड़े, उसके बारे में भी एक बताते, वो वीडियो देखा आपने जो एक बड़ा एम्बलम बन गया, मैंने भी अपने उस पे डाला है, उस पे एक फ्रेंच गाना भी बड़ा रोमांटिक सा डाला है किसी यूजर ने। जब वो 4 महिलाएं जा रही हैं तो हमास के फाइटर एक पीछे खड़ा है, और वो बड़ी हसरत से जो पीछे महिला है वो देखती है हमास के फाइटर, और हमास का फाइटर मुंह इधर कर लेता है, बिल्कुल क्लियर है वो, उसमें कोई दुविधा नहीं। वो असल में, और उस पे देखिए लोग अपना चुटकी लेंगे, मजा लेंगे, लेकिन वो एक सीरियस एक उसमें बात है, वो एक ट्रेंड दिखा रहा है, वो ग्लोबल ट्रेंड दिखा रहा है कि सुपरमैन और स्पाइडरमैन से लोग अब उकता गए हैं, उनको हमास जैसे हीरोज चाहिए, और वो ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। और जब महिलाएं सबसे ज्यादा इंट्यूटिव होती हैं, सबसे पहले वही पकड़ती हैं चीजों को, हालांकि इंप्लीमेंट पुरुष करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो वो जो चीजों को पकड़ती, तो ये देखिए ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट है ये जो हुआ है 26 जनवरी को। ये जो 4 महिलाएं मतलब वो ऐसे देख रही थी जैसे उसका कोई लॉन्ग लॉस्ट लवर हो, और उसने ऐसे मुंह फेरा। अब वो
वो पूरा एक कल्चरल वहां पर एक वॉर भी, मतलब कल्चरल क्लैश भी दिखा, कल्चरल यूनिटी भी दिखी, दोनों चीजें, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स जिसको हम लोग मार्क्सिज्म में डायलेक्टिक्स कहते हैं। उसके बाद उसमें ये भी दिखाई पड़ा कि अब जो है वो पूरब का एक नए तरह का उदय हो रहा है और लोग उसकी तरफ आकर्षित होने। खैर वो एक बात है। दूसरी बात, जो दो तरह के जो देखिए एक्सोडस हुए, मतलब साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा, और उधर लेबनान में जो 25 जनवरी को सीजफायर खत्म हुआ, उसके बाद इजराइल ने कहा हम खाली नहीं करेंगे। बाद में उसको 26 जनवरी को 18 फरवरी का डेडलाइन भी मिल गया। उसके बावजूद आज तक वहां पर जो साउथ लेबनान के लोग विस्थापित हुए थे वो भारी संख्या में चले गए, और उसमें 22 लोग शहीद हुए। असल में गाजा वाले में 22 लोग शायद, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, गाजा वाले में नहीं, लेबनान वाले में जी, हाँ, लेबनान वाले में 22 लोग शहीद हुए और करीब 130 घायल हुए। और उसमें बुर्के पहने हुए महिलाएं टैंक के सामने आ गई। वो जैसे तियाननमेन स्क्वायर में था ना, वो उस समय सोशल मीडिया था नहीं, इंटरनेट था नहीं, लेकिन वो जो फोटो है कि टैंक के आगे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर टैंक के आगे बुर्का पहने महिलाएं खड़ी हैं, और उसके साथ साथ दूसरे वीडियोस भी हैं जिसमें बकायदा इजरायलीज गोली चला रहे हैं, महिलाओं के पास से गोली निकल रही है, और सब हिजाब पहने, और वो वहां पर टस से मस नहीं हो रही है, बल्कि कुछ तो पत्थर भी चला रही। और ये जो देखिए स्पिरिट, अच्छा इसमें हुआ क्या, देखिए इसके पीछे जो मैं गाजा पे आऊंगा, लेबनान में क्या हुआ कि एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। अब जब 25 जनवरी को इजराइल ने खाली नहीं किया, तो अल्टीमेटली ये था कि 26 जनवरी को हिजबुल्लाह स्ट्राइक करेगा। उस पे आएंगे हम कि नईम कासिम साहब का पूरा स्टेटमेंट आया उस पे, और हिजबुल्लाह स्ट्राइक करेगा 18 फरवरी के पहले। लेकिन उसमें हिजबुल्लाह की पॉलिटिकल विक्ट्री बहुत बड़ी होगी। अच्छा कैसे, अभी देखिए जो सीजफायर हुआ और जो रेजोल्यूशन 1701 है यूएनओ का लेबनान को लेके, उसमें जो लिटनी रिवर के साउथ में ये था कि हिजबुल्लाह उसको खाली करेगा, लेबनीज आर्मी वहां आएगी। तो वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेबनीज आर्मी ने आना शुरू कर दिया था। लेबनीज आर्मी, फिर मैं बता दूं कि उसमें देखिए 30% शिया, 30% सुन्नी, 30% क्रिश्चियन है। तो उसमें जो अमेरिका ने बहुत कोशिश की थी कि लेबनीज आर्मी रिवोल्ट कर जाए उस समय जब हिजबुल्लाह से युद्ध चल रहा था। जो अमेरिकन एम्बेसडर थी लीजा जॉनसन, उन्होंने तो अपराइजिंग की बात कर दी थी कि लेबनान में क्रांति हो जाए, सीरिया की जैसे, मतलब बाद में जैसे सीरिया में हुई उस तरह से कुछ हो जाए, और हिजबुल्लाह के खिलाफ विद्रोह करो, ये पूरे लेबनान को बर्बाद कर रहा है। और वहीं इजराइल से बम्बार्डमेंट भी यही लोग करवा रहे थे। तो मतलब अजीब, तो वो पूरा जो एक माहौल था जिसमें एक हिस्सा पे नेचुरली वहां सिविल वॉर हो चुकी है, वहां सब कुछ हो चुका है, वहां एथनिक लाइन्स पे एथनिक क्लिंसिंग भी हो चुकी है, बड़े बड़े राइट्स हुए बिटवीन क्रिश्चियंस एंड सब। तो वहां पर ये इन लोगों को लग रहा था कि हम तोड़ देंगे, लेकिन वो टूटा नहीं। हिजबुल्लाह ने जो टैक्टिक्स अपनाई कि वो इधर 60 दिन चुप रहा, एक बार बस उसने एक वो किया था, उसके बाद वो चुप रहा। और जब इजराइल ने वायलेट किया तो हिजबुल्लाह ने संयम दिखाया, हिजबुल्लाह ने फायरिंग नहीं शुरू की। हिजबुल्लाह ने जनता भेजी, क्योंकि साउथ लेबनान में जनता शिया है ज्यादातर, और उसने जनता को भेजा। और जनता जब घुसी तो उसके बाद आपको पता है क्या हुआ, उसके बाद जो लेबनीज आर्मी थी जो कि झिझक रही थी, देखिए इसमें कोई वो नहीं है, वो और झिझकेगी, उसमें 30% शिया हैं, लेकिन उसमें बाकी तो मेजॉरिटी उसमें सुन्नी और क्रिश्चियंस है। तो उसका झिझकना और मतलब समझ में आता है वो, क्योंकि इजराइल का पेनिट्रेशन बहुत है, स्पेशली क्रिश्चियंस में, अमेरिका का भी है, फ्रांस का भी, मतलब फ्रांस का तो मैंडेट रहा है। तो अब लेबनीज आर्मी झिझक रही थी, लेकिन जब जनता उमड़ी और जब इजराइल ने जनता पे गोली चलानी शुरू की, तो हौला वगैरह जो जैसी जगहों पर, और भी कई जो ये मारून अल रस वगैरह में, फिर लेबनीज आर्मी को आगे आना पड़ा, जनता को वो बकायदा प्रोटेक्ट करते हुए अपने घरों तक पहुंचाया। 2 लेबनीज आर्मी के लोग भी शहीद हुए, 2 लेबनीज आर्मी के भी लोग शहीद हुए। और उससे ये मैसेज गया कि लेबनीज आर्मी जो है वो देखिए, और उसको स्टेटमेंट्स इशू करने पड़े। जो नया क्रिश्चियन प्रेसिडेंट जोसेफ आउन हुआ है, जो हिजबुल्लाह की मदद से ही हुआ है, उसको भी कहना पड़ा कि इजराइल इज एन एनिमी, और इजराइल को इस तरह से वायलेशन इजराइल की तरफ से हो रहा है। तीसरी बात, जो यूनिफिल की ट्रूप्स वहां पर है,
कई जगह वहां महिलाओं ने यूनिफिल की जो ट्रूप्स है वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही थी, स्पेशली नेपाली सोल्जर्स, इंडोनेशियन सोल्जर्स, भारत के भी लोग हैं वहां। 10,000 स्ट्रॉन्ग वहां फोर्स है, उसमें कम से कम बहुत सारे देश, कोई 500, 700, 800, भारत में शायद 900 लोग हैं वहां पर। तो उसमें उन लोगों ने यूनिफिल की ट्रूप्स को बुरी तरीके से घेर के और उनकी बात नहीं मानी और उनको ढकेल के वो आगे बढ़ गए। अब यूनिफिल के लोग जनता पे तो गोली चलाएंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना इजराइल अमेरिका ऑर्डर करे। तो वहां देखिए जो पॉलिटिकल विक्ट्री हिजबुल्लाह की हुई है, और उसके बाद नईम कासिम साहब का स्टेटमेंट आया जिन्होंने किसी भी तरह के एक्सटेंशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन हम रिजेक्ट करते हैं और हम एक्शन में आएंगे, जो इजराइल जुल्म कर रहा है इसके खिलाफ हम एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग हम उसका जवाब देंगे। ये पूरी बात हो गई लेबनान। गाजा पे हम आते हैं तो गाजा में देखिए क्या हुआ कि अजीब, गाजा में इजराइल ने लास्ट मिनट एक अड़ंगा लगा दिया था कि ठीक है हमने 4 के बदले 200 फिलिस्तीनी कैदी तो छोड़ दिया, और उसमें भी बड़े हार्डकोर, इनके ऊपर 5-5 हजार साल की मतलब सजाएं। अब 200 जो छोड़े हैं इनके ऊपर टोटल 12,000 सालों की सजाएं थी, 12,000, जिसमें से 2,000 ये लोग काट चुके, सब मगर मिला दिया जाए 12, क्योंकि मल्टीपल सेंटेंसेस थे ना कई, जैसे आपने किसी के ऊपर 4 बार उम्र कैद ठोक दी, तो उसके बाद तो वो तो मतलब हो गया ना, ही इज सेंटेंस टू सर्व 1,000 years in prison। तो वो उन जो उस लिहाज से, और उसको देखिए इन लोगों ने वो किया। 70 जो बिल्कुल हार्डकोर जो थे उनको इजिप्ट छोड़ा गया, और इजिप्ट जब छोड़ा गया तो वहां खालिद मिशाल पहुंच गए, और वहां पर पूरे हमास के डेलीगेशन ने वेलकम किया उनको, और टर्की से लेके, इजिप्ट से लेके, ट्यूनीशिया वगैरह ने ये कहा कि हम इनको असाइलम देंगे, हम इनको क्योंकि उनको डिपोर्ट किया गया कि वो गाजा और यहाँ वापस नहीं आ सकते, उनको हमने बाहर डिपोर्ट किया। और हमास ने इस शर्त को मान लिया, क्योंकि हमास का मेजर फोकस था कि जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो लौटे। अब ये सब हुआ, और उधर 114 लोग छोड़े गए वेस्ट बैंक में, 70 लोग छोड़े गए इजिप्ट में, 16 लोग छोड़े गए गाजा। अब जब फिर भी इजराइल ने एक अड़ंगा लगा दिया कि वो जो अरबुल युहद महिला है उसको तुम लोग, वो जिंदा है कि नहीं इसका हमें प्रूफ चाहिए। अब इजराइल को क्या पड़ी थी उसके बाद, वो एक्चुअली वो स्पेस साइंटिस्ट है, वो भी यूनिट 8200 की बहुत ही शार्प और ब्रिलियंट एक साइंटिस्ट है, और वो महिला है, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि इजराइल डेस्परेट है कि उसको बचाने के लिए, और किसी भी तो अब जो हमास ने पहले कहा था, लोग नहीं मानते थे, हमास ने ये कहा था कि हमने बहुत सारे हाई रैंकिंग लोगों को उठा के रखा है, ये उस समय अच्छा बताते नहीं तो ऑब्वियसली क्यों बताएं। तो इजराइल ने भी कभी नहीं खोला इस बात को, अब वो बात खुल रही है कि इनके पास तो स्पेस साइंटिस्ट है, इनके पास और भी बड़े 2 जनरल्स पड़े हैं इनके पास अभी, और उसके बदले ये लोग मैक्सिमम कंसेशन वो करेंगे। तो ये जो बात थी, फिर इस पे जब इजराइल ने अड़ंगा लगाया तो फिर वीडियो वगैरह जारी हुआ, और वो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के साथ थी ये, मतलब क्योंकि कई फैक्शंस ने उस दिन अगवा किया था 7 अक्टूबर को, तो उनके साथ थी, तो उन्होंने इसके प्रूफ ऑफ लाइफ दिया, और फिर नेतन्याहू ने अलाउ कर दिया। और जब अलाउ किया, और नेजरीम एक्सेस से, अब आप सोचिए नेजरीम एक्सेस जिसमें सड़क पूरी बनी है ईस्ट से वेस्ट, जो नॉर्थ गाजा को बाकी गाजा से काटती, यानी 45 किलोमीटर की गाजा, 18 किलोमीटर की वो नेजरीम कॉरिडोर, जो इजराइल दुनिया को दिखाना चाहता था कि ये रेजिस्टेंस प्रूफ और पैलेस्टीनियन प्रूफ, यानी वहां की जनता भी नहीं रहे और वहां पर हमास भी नहीं। भाई हमास को खत्म करना, वो ये कहते नहीं थे जनता ना रहे, लेकिन उनका मकसद वही था, क्योंकि एथनिक क्लेंजिंग, एक अलग से नरसंहार क्यों किया गया अलग से नॉर्थ गाजा में, इसी एरिया में जहां से आप विड्रॉ करें। और इसी बात को लेके कई बार पिछले कई ट्रूस नहीं हो पाए, क्योंकि नेतन्याहू ने कहा था हम नेजरीम कॉरिडोर से हम हटेंगे नहीं। जैसे ये अरबुल युहद वाला मामला आया, वो सरेंडर हो गया और पूरी की पूरी सेना ने खाली कर दिया। और सबसे बड़ी बात की, नॉर्थ गाजा की तरफ जो जनता उमड़ी, उसके तो सैकड़ों वीडियोस हैं, उसके बहुत सारे इंडिविजुअल केसेस भी हैं, और कम से कम 5 लाख लोग अभी भी पहुंच रहे हैं, मतलब 3 लाख पहुंच चुके हैं, 2 लाख अभी भी पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो बेत हनून का जो हमास का कमांडर है, और जो अभी नया एक तरह से जो नई लीडरशिप हमास की उभर रही है, उसका भी वो हिस्सा है। एक तो मोहम्मद सिनवार है, वो भी बाहर नहीं आए, लेकिन ये जो फैयाद हुसैन है,
अब फैयाद हुसैन बेत हनून का कमांडर था, इसी की लीडरशिप में 15 जनवरी जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ उसके पहले करीब 1-1.5 महीने जो 55 इजरायली सोल्जर्स 1 महीने में बेत हनून में मार दिए गए, वो इसी के नेतृत्व में था। और फैयाद हुसैन खुल के आ गया और उसने नॉर्थ गाजा में कल से लेके आज तक रिसीव कर रहा है वो प्रिजनर्स को, मतलब ये सॉरी प्रिजनर्स कह रहे हैं, वो गाजा के विस्थापितों को रिसीव कर रहा है और गले लगा रहा है उनको, पूरा वो खुल के आया हुआ है। और वो सबसे बड़ा मतलब उसके खिलाफ तो ना इजराइल ने कोई वारंट जारी किया ना कुछ किया। और वो देखिए वो भैया वही था जिसने ये सब ऑर्गेनाइज किया था। फैयाद हुसैन पूरे बेत हनून का कमांडर था और वो देखिए खुल के सामने आके ये सब कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में इजराइल ये साफ कह रहा है, इजराइल के सारे हिब्रू वेबसाइट्स कह रहे हैं कि हम लोग हार गए। और सबसे बड़ी हार क्या है? हमास का रिवाइवल। सबसे बड़ी हार है हमास का रिवाइवल। आपने कहा था हमास को मैं उसी पर आना चाहता था मिश्रा जी। वो ये कि इजराइल के अंदर से कौन कौन लोग, कौन कौन से मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इजराइल की हार को बाकायदा कबूल कर रहे हैं। क्योंकि इजराइल नेतन्याहू कभी नहीं कहेगा कि हम हार गए, लेकिन जो वहां से एक फील मिल रही है, जो एक नतीजे के तौर पर, तो वहां कौन कौन ऐसे लोग हैं, अगर आप बता सकें कौन कौन से मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो साफ कह रहे हैं कि इजराइल हार चुका है। देखिए एक तो वल्ला, वो हर उसमें हिब्रू वेबसाइट्स में और हिब्रू टीवी चैनल्स में या मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे चैनल 12 हो गया, कैन हो गया जो KAN करके कान उनका एक हिब्रू चैनल है, वल्ला हो गई, मारिब हो गया, इजराइल हायोम हो गया, यहाँ तक कि यूडोथ अहरोनोत जो कि नेतन्याहू की सबसे क्लोज है, कोई ऐसा नहीं बचा जिसने ये नहीं कहा कि हार होगी। सब कह रहे हैं कि हार हुई है। और वही नहीं, बहुत सारे पूर्व जनरल्स, पूर्व एनालिस्ट, जो अभी जो ब्रूटल जनरल्स प्लान बना था जिसके तहत नॉर्थ गाजा को इन लोगों ने अलग नरसंहार कराया, उसके जो रचयिता थे ईलैंड, उन्होंने भी कह दिया रोज, ये बल्कि रोज कम से कम अभी 26-27 से ये शुरू हुआ और आज 29 तारीख है, तो लगातार रोज कम से कम 20 से 25 इस तरह के आते हैं। और उसमें एक ही बात होती है कि हमास लौट आया, हमास लौट आया, हमास लौट आया। इस चीज को हम कैसे देखें, कैसे समझें? क्या अब आगे क्या होगा? अब तो पूरी अब वापस से नॉर्थ गाजा के लोग नॉर्थ गाजा में अपने घरों को आपने जितना भी तबाह किया फिर से वो बना लेंगे और कुछ ना कुछ, और फिर से वो एरिया कंजेस्टेड हो जाएगा। एक बार आपने इतनी मुश्किल से 15 महीने लड़ाई लड़ के हजारों कत्लेआम करके आपने वहां से करीब 7 से 8 लोगों को विस्थापित किया था, निकाला था। अब वो वापस आ गए, आप फिर वही करोगे। अब और फिर वही करोगे तो IDF क्यों लड़ने जाएगी भाई? IDF का भी तो एक अपना अभी हलीवी रिजाइन कर चुके हैं। अभी देखिए जो वहां जो लड़ाई चल रही है इजराइल के अंदर, अभी सुप्रीम कोर्ट के वहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक प्रेसिडेंट होता है, मतलब एक चीफ जस्टिस की तरह। सुप्रीम कोर्ट का जो प्रेसिडेंट है वो जो चुना गया है वो नेतन्याहू के खिलाफ है। जो अटॉर्नी जनरल है वो महिला है, उसकी नेतन्याहू से पुरानी लड़ाई है और वही है जो नेतन्याहू को बार बार केसेस में अपीयर होने का दबाव डालती है। बड़ी पावरफुल है, महिला है, बड़ी पावरफुल है। अब यहाँ पर अब आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट जो नया इलेक्ट हुआ है उसको 9 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी उसको सेलेक्ट करती है, जिसमें 5 लोगों ने एक तरफा वोटिंग की, बाकी नेतन्याहू मतलब राइट विंगर्स से उन्होंने बॉयकॉट कर दिया। फिर भी उसको, अमेरिका से उनका नाम अमिताई ऐसे है, अमित करके है, उनको उन्होंने वहां पर बनाया और उनकी स्वेरिंग इनमें नेतन्याहू नहीं जाएगा। और उसमें आज ही लिखा है मारिब ने कि इन द हिस्ट्री ऑफ इजराइल दिस इज द फर्स्ट टाइम when a prime minister will not attend the swearing in ceremony of the president of the Supreme Court. तो ये जो देखिए पूरी फॉल्ट लाइंस हैं, ये देखिए और ज्यादा डीपन होगी ऑब्वियसली। ये नेतन्याहू को देखिए अभी क्या है, वहां का विपक्ष क्योंकि कमजोर है, यार लिपिड वगैरह जो हैं वो अभी तो वो इस चक्कर में है कि राइट विंग नेतन्याहू से नाराज हो तो हम नेतन्याहू के साथ एक सरकार बना रहे हैं। थोड़ी जो एक सेंट्रिस्ट सो कॉल्ड है, वो जायनिस्ट ही लेकिन सेंट्रिस्ट अपने को कहते हैं, तो उनके साथ जो है हम मिलकर सरकार बना रहे हैं, उनका इस तरीके का इंटरेस्ट है। लेकिन वहां पर नेचुरल है कि फॉल्ट लाइंस और डीपन हुई।
इजरायली एस्टैब्लिशमेंट में झगड़े और शुरू हुए। अभी नया चीफ ऑफ स्टाफ कोई नहीं आया और ये हलेवी को रिजाइन करना पड़ा, और हलेवी ने रिजाइन करने के बाद कहा कि हम देखिए, मैं 40 साल से सर्विस कर रहा हूं और मैं केवल युद्ध के अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं हर रात जगा। तो उसने कहा, लोगों ने कहा, इजरायलियों ने, कि हाँ हर रात जगे सिवाय 7 अक्टूबर के। 7 अक्टूबर को तुम सो रहे थे। अब ये जो देखिए पूरा टोन है और ये जो टेनर है, ये क्या दिखाता है? ये पूरा दिखाता है कि आपस की जो एक वहां चर्निंग है, वो केवल आपस के झगड़े नहीं है, वो एक बड़ी चर्निंग। इजरायली स्टेट का क्या होगा, जूइश होमलैंड रहेगा कि नहीं रहेगा, उसको ये बहुत बड़ा सवाल है। जो ये सबसे एक तो ये कि देखिए, आप अमेरिका की या किसी की भी मदद से हथियार खरीद सकते हैं, या हथियार वो कोई दे सकता है आपको, लेकिन ये जो मॉरल जो गिरा है आईडीएफ का, वहां के लोगों का, जो शुरू हुआ था कभी जुडिशियल रिफॉर्म्स में के खिलाफ जो शुरू हुए थे प्रोटेस्ट, और फिर अब ये कैप्टिव्स के घर वालों के जो प्रोटेस्ट मुसलसल रहे पूरे इजराइल में, और हुकूमत के खिलाफ मुसलसल इतनी बड़ी तादाद नजर आई। एक बार तो पायलट ने उड़ाने से मना कर दिया सब, और वो उन्हें जाना पड़ा किसी दूसरे कमर्शियल फ्लाइट से, साइप्रस जाना पड़ा था प्राइम मिनिस्टर को। तो ऐसी हालत में इजराइल क्या प्री अक्टूबर 2023 जैसी हालत में कभी आ पाएगा, या आने वाले हर दिन में कमजोर होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है लोगों के जहन में, क्या हो सकता है? नहीं देखिए, मैं तो ये मानता हूं, और शुरू से मैंने कह दिया था कि 7 अक्टूबर जो है, जैसे वियतनाम ने टेट ऑफेंसिव किया। देखिए, वियतनाम 1975 में जीता, लेकिन 1968 में उसने एक बड़ा ऑपरेशन किया था, टेट ऑफेंसिव, जिसमें वियतनामीज फोर्सेस साइगोन तक पहुंच गई थी। वो विड्रॉ की, फिर ऐसा नहीं कि उसी दिन जीत हासिल हो गई, लेकिन वो एक स्ट्रेटेजिक ब्लो था। ये आर्मी में जो कहा जाता है कि एक हम एनिमी को स्ट्रेटेजिक ब्लो देंगे, उसके बाद चाहे हम छोटी छोटी लड़ाइयां हारते रहें, जीतते रहें, वो सब एक चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली ये साबित हो गया कि अगर ये लोग साइगोन पहुंच सकते हैं तो फिर अमेरिका जीत नहीं सकता। वही चीज हुई 7 अक्टूबर 2023 को, जिसमें हमास ने स्ट्रेटेजिक ब्लो मार दिया। यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ का पूरी वो, प्लस जो और भी उसमें एक्टर्स जो कि अब शहीद हो चुके हैं, तो वो जो तमाम लोग थे, उन लोगों ने यही प्लान किया था कि ऐसा स्ट्रेटेजिक ब्लो होगा जिसमें अब कैसे आप उस चीज से रिकवर करोगे कि जो 7 अक्टूबर को हुआ। आज तक उसका भूत सता रहा है, आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो रही है, आज तक उसकी वजह से इजराइल अंदर से कमजोर हुआ है, सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। और उसके पूरा जो एक बड़ा एक तो जो दुनिया में महिमा मंडन था उसका, वो टूट गया कि बहुत बड़ी एक पावर है, और खासतौर पर मिलिट्री पावर बहुत बड़ी है, वो मिथ टूट गया। दूसरी की बहुत बड़ी इंटेलिजेंस पावर है, वो मिथ टूट गया, इंटेलिजेंस ही नहीं थी तुम्हें इतने बड़े इवेंट की, या थी भी तो तुमने एक्ट नहीं किया, या जो भी आपस की उनकी लड़ाई हो। अब उनका पॉलिटिकल जो रसूख है वो टूट गया। उसके बाद गाजा में आपने 15 महीने लड़ाई की, उसको आप पूरा कर सकते थे अगर आप हमास को एलिमिनेट कर देते, या हमास के लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में सरेंडर करते, और वो सब एक सीन बनता, ये देखिए अब गाजा साफ हो गया और उसके बाद अब नेतन्याहू, इजराइल जीत गया। ऐसा तो उसका उल्टा हुआ, मार मार के उन्होंने आपको भगाया, वो अब पावर में है। तो अब सवाल ये है कि लोगों के अंदर वो एंजाइटी शुरू हो गई है। जो बाइडेन ने कहा था, बाइडेन ने कई बार इजराइल को जस्टिफाई करते हुए कहा था कि इजराइल इज फाइटिंग फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। वो जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इजराइल, वो और डीपन हुई है, और अभी वहां की जनता को पूरी तरह से ये हिट नहीं किया है, लेकिन उस तरफ चीजें बढ़ रही, क्योंकि धीरे धीरे लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर देखिए फिलिस्तीनी स्टेट अब आप कैसे रोकेंगे। मान लीजिए गाजा में ही हमास ने फिलिस्तीनी स्टेट डिक्लेयर कर दिया, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दी, जिसके बहुत सारी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स एग्जाइल में बनती है। हमारे यहाँ भी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई, राजा महेंद्र प्रताप सिंह और तमाम मुस्लिम मौलवियों ने वहां पर काबुल में बनाई प्रोविजनल गवर्नमेंट। अगर हमास ने ये कह दिया कि ठीक है, हम सरकार में है ही हमास, इजरायली एनालिस्ट कह ही रहे हैं कि हम लोग की गलती थी कि हमने हमास को एक टेररिस्ट फोर्स समझा, ये एक्चुअली एक सेना, ये एक देश की सेना ने हम पे हमला किया था, ये कोई आतंकवादी हमला था नहीं, दरअसल उस तरह से हम देख ही नहीं पाए। तो अब अगर हमास डिक्लेयर कर दे कि फिलिस्तीनी राज ये है,
और फिर उसको रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा। और फिर वो कहे कि ठीक है, आज हमने गाजा को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद है ईस्ट जेरूसलम को कैपिटल बनाना और हम भी एक्सपेंशन में जाएंगे, तब क्या होगा। तब तो सवाल हो जाएगा कि 1948 के बाद, या आप सोचिए 1919 में जो ब्रिटिश मैंडेट हुआ था, उसके बाद जो यहाँ की जो जूस हैं वो यही रहे, लेकिन जो बाहर से 1919 के बाद से आए, फिर वो सवाल उठ जाएगा ना जो हमास उठाता रहता है कि उनको वापस जाना चाहिए, उनका यहाँ क्या काम। ये बहुत ही अहम है। देखिए, सोशल मीडिया पे हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, इसलिए हम बात और लंबी नहीं चला पा रहे, लेकिन एक नतीजे के तौर पर जो आखिर में बात कही अमरीश मिश्रा जी ने, वो हो सकता है कि गाजा में ही हमास अलग एक फिलिस्तीन मुल्क का ऐलान कर दे और फिर वो ईस्ट जेरूसलम को अपने कब्जे में लेना चाहे। लेकिन उस सब का क्या होगा कि जो पर्दे के पीछे सऊदी अरब को इजराइल से मिलवाने की, नॉर्मलाइजेशन की कोशिश हो रही है। और अमेरिका के एक बड़े जिम्मेदार ने एक और बात कह दी, सऊदी अरब के लिए एक तरह से परेशानी खड़ी कर दी कि सऊदी अरब से कोई वादा नहीं किया गया है अलग फिलिस्तीन स्टेट बनाने का। यानी वो ये साफ साफ बता रहे हैं पूरी दुनिया पे कि सऊदी अरब एक तरह से पूरी तरह से जमीर बेच करके अगर आएगा तो कोई हम उनकी शर्त मानने वाले नहीं है अलग फिलिस्तीन स्टेट बनाने की। लेकिन अगर उनके ऐलान और उनकी बातचीत के अलावा ही फिलिस्तीन स्टेट बन गया तो क्या कुछ होगा। तब सऊदी अरब कहां जाएगा, तब जीसीसी मुल्क कहां जाएंगे, तब तुर्की किसको मुंह दिखाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। रेजिस्टेंस के हाथों में इस इलाके की ताकत है, ये साबित हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी। मैं अपने देखने वालों को एक बार फिर कहूंगा कि अमरीश मिश्रा जी स्पीक्स टू चैनल का हम लिंक आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उनके चैनल पर जाएं और ज्यादा से ज्यादा वीडियो उनकी देखें। आप लोग काफी पसंद करते हैं, हम भी कोशिश करते हैं मिश्रा जी से टाइम लें और आप तक कुछ बातें पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अमरीश मिश्रा जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।